हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्टोरी। ये सॉलिड स्टेट के लेक्चर का पार्ट नंबर 6 है जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर या कहाँ पर हम इन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है लोकेटिंग ए टेट्राहेड्रल वर्ड, यानी कि कैसे हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड को किसी भी यूनिट सेल में किस तरीके से लोकेट करेंगे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कंसीडर करना है एक लैटिस जो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक की क्या होगी, लैटिस होगी, और जो यूनिट सेल होगी इसका एक यूनिट सेल हम लोग कंसीडर करना है किसका, FCC लैटिस का। और जो यूनिट सेल हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो 8 स्मॉल क्यूब्स में क्या होनी चाहिए, 8 स्मॉल क्यूब्स में होनी चाहिए। ठीक है, और हर स्मॉल क्यूब्स में क्या होंगे, 4 एटम्स होंगे। एवरी स्मॉल क्यूब्स में ईच स्मॉल क्यूब्स कंटेन 4 एटम्स। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हैं, एक यूनिट सेल हम लोगों को चाहिए, ठीक है, FCC लैटिस का, और उस यूनिट सेल का डिवीज़न जो होना चाहिए 8 स्मॉल क्यूब्स में होना चाहिए। हर स्मॉल क्यूब्स में 4 एटम्स होने चाहिए। जब उन 4 एटम्स को आप ज्वाइन कर देंगे तब आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, ये आपके पास एक यूनिट सेल दे रखा है। ये यूनिट सेल जो है वो 8 क्यूब्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट क्यूब आपका हो जाएगा ये वाला, इसी टाइप से सेकंड क्यूब, 2 इसके पीछे ये वाला और एक ये वाला, एक आगे ये आगे, एक पीछे। तो टोटल यहाँ पर कितने क्यूब्स हैं, 8 क्यूब्स हैं। ठीक है, उसका अगर एक क्यूब आप बाहर निकाल लो तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक स्मॉल क्यूब हमने कंसीडर कर लिया, और इसके कॉर्नर्स पर जो एटम्स हैं वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अरेंज हैं। फर्स्ट कॉर्नर ये अल्टरनेट कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस चीज़ को ऐसा बना के देखें कि ये वाला पार्टिकल हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं समझने के लिए कि ये पार्टिकल हमने मान लिया ये इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्टिकल की। फिर ये वाले पार्टिकल को हम लोग कुछ इस टाइप से बना रहे हैं टच करते हुए, और ये वाला पार्टिकल ये इस टाइप से। तो ये ऊपर वाला जो पार्टिकल उन सभी के क्या है, ऊपर है, और यहाँ पर वो क्या बनाता है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं हर एक CCP या क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में। ठीक, 1 टेट्राहेड्रल शोइंग द ज्योमेट्री, और उसकी ज्योमेट्री किस टाइप से होती है, जो कि यहाँ पर आपको ज्योमेट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड किस तरीके से हम लोग लोकेट करेंगे, करना क्या, उसी की हमें लेटेस कंसीडर करनी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। ठीक है, जो बॉडी सेंटर होगा क्यूब का इज नॉट ऑक्यूपाइड, वो ऑक्यूपाइड तो नहीं होगा बट सराउंडेड बाई 6 एटम्स। ठीक है, 6 एटम से सराउंडेड होगा। ठीक, इफ दीज फेसेस आर ज्वाइंट, अगर उनके हम फेसेस को ज्वाइन कर दें, किसके फेसेस को, अगर हम FCC कंसीडर कर रहे हैं और FCC के जो फेसेस हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं उसको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रिपेयर हो जाती है। ठीक, दिस यूनिट सेल एज इस यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब के बॉडी सेंटर पे। ठीक है, बिसाइड दिस, और इसके अलावा एक तो बॉडी सेंटर पर एक टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होगा हर एक एजेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बिलोंग्स टू यूनिट सेल। ये आपका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है जो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से बन जाएगी। फेस के सेंटर, ये फेसेस को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन सभी को अगर आप मिला देंगे तो इससे जो ज्योमेट्री बीच में जो वर्ड बनेगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, जो कि बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ पर सिर्फ बॉडी सेंटर पर ही नहीं, एजेस पर बनने वाले वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, या एजेस से बनने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ वर्ड्स पर यूनिट सेल ऑफ CCP एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब के बॉडी सेंटर पर एट द सेंटर ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बने हुए होते हैं। फिर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल की। क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी डेंसिटी होती है, वो किस तरीके से पता चलेगी। अच्छा, डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, और डेंसिटी का मतलब होता क्या है, डेंसिटी का मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर मास किसका होगा, जैसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी किसका मास और किसकी वॉल्यूम,
अब यहाँ पर किस तरीके से पता चले, जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा है, पूरे डेरिवेशन है। अगर हम यूनिट सेल की एज को हम लोग कंसीडर करते हैं कितना a, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी यूनिट सेल की, वॉल्यूम हो जाएगी a क्यूब। ठीक है, a क्यूब क्यों हो जाएगी a क्यूब, क्योंकि हमने यूनिट सेल जो कंसीडर किया वो कैसा क्यूबिक है। डेंसिटी क्या होगी, यूनिट सेल का मास अपॉन यूनिट सेल की वॉल्यूम। ठीक है, अब यूनिट सेल का मास किस तरीके से बना होगा, ये रहा, कितने यूनिट सेल हैं उसमें, ठीक है, और एक एटम का मास कितना है डिवाइडेड बाई उसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो Z जो होता है वो एटम पर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, M मॉलिकुलर मास के लिए अपॉन a क्यूब इंटू Na। ठीक है, तो इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर Z इज इक्वल टू और D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na। इसको आप इस एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, D इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जमुना लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जैसा आप रीड करेंगे तो Z M और नीचे लिखा है Na, तो ये जो जमुना चीज़ यहाँ से प्रोनाउंस जब आप करेंगे तो आपका फॉर्मूला आप भूल नहीं सकते हैं कि मतलब फॉर्मूले में कहाँ पर क्या प्लेस करना। तो जमुना Z इंटू एम हो गया ऊपर और ना का हो गया N नीचे। रही बात a क्यूब की, तो a क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से कितना, बस थोड़ा सा सिंपल है। क्या करना है, D इज इक्वल टू जमुना, फॉर्मूला क्या होगा Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। डेंसिटी हम किस तरीके से पता करेंगे किसी भी यूनिट सेल की। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में भी क्या होता है, इम्परफेक्शंस देखने को मिलता है। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है, एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग लैटिस पॉइंट थ्रू द इंटर, एक आयनिक क्रिस्टल जिसका यूनिट सेल एक ही जैसा यूनिट सेल हो और उसमें जो लैटिस पॉइंट हो उस पूरी लैटिस में एक ही जैसे लैटिस पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइडियल क्रिस्टल कहलाता है। आइडियल का मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसा अरेंजमेंट है, बिल्कुल मतलब कुछ भी चीज़ चेंज नहीं है, एकदम फिक्स है, परफेक्ट है सब कुछ। तो आइडियल जो क्रिस्टल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं 0 केल्विन पर। 0 केल्विन का मतलब 0 मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। इस पे पार्टिकल्स की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि जिस पार्टिकल्स की रैंडमनेस की डिग्री ही कम होगी तो वो पार्टिकल अपनी लैटिस पॉइंट या अपने प्लेसेस से डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जब वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड्स में वो एक फिक्स अरेंजमेंट होगा। इसीलिए हम उसको परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइडियल क्रिस्टल अगर आपको देखना है कहाँ एग्जिस्ट करता है तो वो 0 केल्विन या 0 केल्विन पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। और कोई भी क्रिस्टल अगर इस आइडियल क्रिस्टल के हिसाब से कोई भी दूसरा क्रिस्टल कुछ डेविएशन शो करता है, ठीक है, द क्रिस्टल हैव सम डिपार्चर, क्रिस्टल का कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होता है, डिपार्चर होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ या कुछ ना कुछ आप ऐसा कह लो कम या ज़्यादा होता है आइडियल क्रिस्टल के हिसाब से, जिसको हम लोग ने बोला है कंप्लीट ऑर्डर अरेंजमेंट। आइडियल क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स को कंप्लीटली ऑर्डर में होगा, यानी कोई भी हर पार्टिकल जो पोजीशन होनी चाहिए परफेक्ट वही पोजीशन होगी। उससे पोजीशन अगर हम और भी क्रिस्टल को स्टडी करते हैं तो पोजीशन अगर अलग होती है तो इसी हम कह सकते हैं कि उस चीज़ का डिपार्चर हो रहा है किससे, आइडियल क्रिस्टल से। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर अरेंजमेंट, कोई भी डेविएशन अगर होता है कंप्लीट ऑर्डर अरेंजमेंट से तो वही क्या कहलाता है, वही हम लोग को जनरेट करता है क्या, डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर अरेंजमेंट इन क्रिस्टल कंस्टिट्यूट डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन। कोई भी अगर कंप्लीट अरेंजमेंट से कोई ना कोई डेविएशन अगर हमको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई कमी, डिसऑर्डर या इम्परफेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब किस टाइप से होते हैं ये इम्परफेक्शन सॉलिड्स में, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, ये इरेगुलरिटीज तो होती हैं कहाँ पर, अराउंड ए पॉइंट, किसी यानी क्रिस्टल लेटिस आपने बनाई, इस टाइप से आपने लेटिस डिज़ाइन की, ठीक है, इस टाइप से लेटिस आपकी बनेगी क्यूबिक लेटिस, ये 3D डायमेंशन में पीछे भी जाएगी। तो इस टाइप से अगर आपने लेटिस डिज़ाइन की तो इसमें तो बीच में काफ़ी सारे पार्टिकल्स अरेंज होंगे, ये बिल्कुल कंजेस्टेड होगा। ठीक है, तो अगर एक किसी पॉइंट के अराउंड यानी कि किसी एक छोटे से पार्टिकल की अगर हम बात करें वहाँ पर अगर इरेगुलरिटी होगी तो वो कहलाएगा कि आपका पॉइंट डिफेक्ट। और अगर इरेगुलरिटीज पूरी की पूरी लाइन में है या पूरे अरेंजमेंट में इस तरीके से हमने बनाया तो पूरी अगर रो डिफेक्टेड है तो क्या कहलाएगी, वो लाइन डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट किस टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब देख लें। स्टीचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि मान लो जो भी आपका क्रिस्टल डिज़ाइन हुआ है या क्रिस्टल जो बना है उसमें कोई ना कोई अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो भी पार्टिकल्स टेक पार्ट करते हैं उस क्रिस्टल को बनाने के लिए उनकी जो नंबरिंग होती है वो कुछ फिक्स्ड नंबर होते हैं, तो वही फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है, स्टीचियोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ये इस तरीके के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं जो
क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं करेंगे। स्टोइचियोमेट्री का मतलब है कि क्रिस्टल में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन पार्टिकल्स की नंबरिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो आता है वो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, अब मान लो आपकी लैटिस तैयार हुई है, उस लैटिस में से अगर एक ना एक साइड अगर कोई मिसिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट होता है। अब क्योंकि कोई ना कोई एटम या पार्टिकल किसी लैटिस पॉइंट को छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ पर जो एटम्स की है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। एटम्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो डेंसिटी होगी उस यूनिट सेल की या उस क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन केस में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है, लोअर्ड हो जाती है, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, जब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर लें, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लें। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स बने हुए होते हैं, हमने कल भी आप लोगों को समझाया था, जो भी पार्टिकल आपस में जब मिलके कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं बीच में एक स्पेस वैकेंट रह जाती है। मान लो कोई पार्टिकल वहाँ से हटा और उसका साइज अगर उन स्पेसेस के बराबर है, तो वहाँ किसी भी कॉर्नर या फेस के लेटेस्ट पॉइंट से हट के वो पार्टिकल बीच में कहीं ना कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब है जो उस क्रिस्टल के अंदर ही पहले से ही मौजूद है जगह, उसी जगह पर चला जाता है, ठीक है। ठीक, ये आपको वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मिल गया, फिगर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये साइड आपकी क्या हो गई है, वैकेंट साइड हो चुकी है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये जो डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये जो शो किए जाते हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा शो किए जाते हैं। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई भी आयनिक कंपोनेंट नहीं है या आयनिक कंपोनेंट के बिना ही वो सॉलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जो डिफेक्ट है वो किस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उनको मेंटेन करनी पड़ती है अगर किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मेशन में या कोई भी डिफेक्ट अगर शो करना है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या करते हैं, आयनिक सॉलिड्स इन वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को छोड़ के दो अलग तरीके के डिफेक्ट को शो करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ये दो टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं, किनके द्वारा शो किए जाते हैं, आयंस के द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट किससे शो किया जाता है, आयंस के द्वारा शो किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो कैटायन होता है, ठीक है, कैटायन क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा एनायन के कंपैरिजन में। तो जो भी कैटायन होता है वो कैटायन क्या करता है, अपनी जगह से हट के किसी अंदर वाली साइट में जाके क्या कर जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल जहाँ पर होना था वहाँ से डिसलोकेट होके किसी अंदर की किसी वॉइड में जाके क्या कर चला गया, ठीक है। अब इस पार्टिकल में होता, इस डिफेक्ट में होता क्या, देखो पार्टिकल वहाँ से हट के उस किसी भी लेटेस्ट पॉइंट से हट के जहाँ पर उसकी पोजीशन थी वहाँ से हट के अंदर की साइड में चला गया। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि पार्टिकल जो है वो वहाँ से हट के कहीं और चला गया, उस सॉलिड में है ही नहीं है, तो उसी सॉलिड में, तो अगर वो उसी सॉलिड में तो उसका डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी पर फर्क करने के लिए हम लोग को जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तो चेंज हो ही नहीं रहे, जब चेंज नहीं हो रहे तो डेंसिटी जो पहले थी डिसलोकेट होने से पहले वही डिसलोकेट होने के बाद भी डेंसिटी होगी। इसकी कंडीशन क्या क्या कंडीशन होंगी कि फ्रैक्टल डिफेक्ट अगर शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। और जो एनायंस होंगे वो कैटायन के हिसाब से ज़्यादा साइज़ में होंगे, क्योंकि जब एनायंस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कैटायन के कंपैरिजन में, तो कैटायन ईजिली उसके वर्ड्स में एंटर कर सकता है। कुछ एग्जांपल AgBr, AgI एंड ZnS इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है जो आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। आयंस अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर होता क्या है, जितने कैटायंस मिस होते हैं, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस। क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, तो जितने कैटायन मिस होंगे किसी भी आयनिक सॉलिड से, तो उतने ही एनायंस को भी मिस होना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है हमें किसी भी सॉलिड्स को, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो डेंसिटी लोअर होगी। क्यों डेंसिटी लोअर होगी, अगर मान लो कोई भी कैटायन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि कैटायन डिस्प्लेस हुआ तो उस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन भी डिस्प्लेस होगा। एनायन अगर वहाँ से हटेगा तो हटने के बाद क्या होगा, डेंसिटी वैसे भी लोअर होगी, हटके इसमें उसी जगह पर नहीं चला जाता है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो भी कैटायंस और एनायंस होते हैं उनका जो साइज होता है आपस में एक दूसरे में कंपेरेबल होता है, यानी कि थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने कि फ्रैंकल में होते हैं। फ्रैंकल में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। AgBr आपका ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों को क्या करता है, शो करता है, ठीक। ये उसका आपको फिगर देखने को मिल जाएगा, ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब हमने बताया था जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज से आपका कोई भी सॉलिड प्रिपेयर हुआ है उसमें जो पार्टिकल्स टेक पार्ट करते हैं उनकी नंबरिंग में चेंज नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? सबसे पहला पॉइंट देखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर मेटल जो है वो बढ़ जाता है, इसमें पहला पॉइंट क्या है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। क्या होता है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स क्या करते हैं? इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं जब व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स। जब NaCl के क्रिस्टल को हम लोग सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब होता क्या है? जो सोडियम एटम्स है वो डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल की सरफेस पे। क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। इस केस में डिपॉजिट होने से क्या होता है? जो Cl- आयन होता है वो सरफेस पर चला जाता है और उस NaCl के साथ कंबाइन होकर NaCl बना देता है, जिससे कि होता क्या है? दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na+, ठीक है। तो वो जो सोडियम होता है वो Na+ दे देता है, इसकी वजह से वहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्रिस्टल के अंदर और एक एनायनिक साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। एनायन की पोजीशन को इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक। ये जो एनायनिक साइट होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसको हम लोग बोलते हैं फारवे सेंटर या F सेंटर, ठीक है। यही वो सेंटर होता है जो उस सॉलिड को कलर देने में हेल्पफुल रहता है। या ऐसा कह लो, अगर आपको इस प्रोसेस में, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कराने में अगर आपको कलर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है या कलर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उसकी इंटरस्टिशियल आयनिक साइड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से जो ऊपर की तरफ रिएक्शन होती है सरफेस से, उससे एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होकर अंदर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कलर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस केस में कौन सा कलर देखने को मिलता है? येलो कलर आपको देखने को मिलता है NaCl के क्रिस्टल पर। तो किस वजह से होता है? क्योंकि वो अंदर का जो सेंटर हम लोग बोलते हैं वो F सेंटर या फारवे सेंटर कहलाता है, उसकी वजह से कलर फॉर्मेशन आता है। ये आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चला गया इसकी वजह से वो येलो कलर इम्पार्ट किया जाता है, ये देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, अगर मान लो मेट किसी भी सॉलिड्स में कैटायंस की प्रेजेंट ज़्यादा होगी, किस तरीके से कैटायंस ज़्यादा आ गए तो कैसे होगा? Z1 रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? वाइट होता है। अगर इसको आप हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा, और ऑक्सीजन को छोड़ने के साथ साथ उसका कलर जो है येलो होता चला जाएगा, ठीक है। देयरफॉर देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि यहाँ पर जिंक की क्या है? एक्सेस है। जो एक्सेस जिंक जो होता है, जैसे आपने हीट किया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऑक्सीजन निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये Zn2+ निकला। तो ये Zn2+ क्या एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में ये निकलेगा, ये कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? ये उसी जो आपका सॉलिड है उस सॉलिड के अंदर ही चला जाएगा। उसको जाने से जब वो अंदर चला जाएगा इसका मतलब क्या है? स्टोइचियोमेट्री को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपका आएगा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से नॉन स्टोइचियोमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आते हैं मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट, ठीक है, यानी कि मेटल की कमी हो जाने से क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे सॉलिड होते हैं विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन। देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन, यानी कि ऐसे सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन में बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। जब आप सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तब आपको ये देखने को मिलता है कि अलग तरीके से जो कंपाउंड्स की नंबरिंग है, जो पार्टिकल्स जो किसी भी सॉलिड को फॉर्म कर रहे हैं वो उनकी अलग अलग नंबरिंग हो जाती है, ठीक है। कभी कुछ और कभी कुछ, और जितनी टाइप के आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सॉलिड बनाएं और उसमें जो भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही प्रोपोर्शन में रिएक्ट करें, ठीक है। कहने का मतलब कि उनकी स्टोइचियोमेट्री ज़रूरी नहीं है जो फिक्स रहे, ठीक है। एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एटम्स, और उसमें जो एटम्स की प्रेजेंस होती है वो अगर हम लोग अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उससे क्या होता है, हमेशा कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिला, ये हमने एक इमेज लगाई हुई है यहाँ पर। एक टिपिकल इमेज ऑफ ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज, इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन ऑक्साइड विच इज मोस्टली फाउंड इन कंपोजिशन। जो ज़्यादातर किसकी कंपोजिशन फाइंड किया जाता है, Fe0.9O। इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम, इसकी रेंज जो होती है यहाँ से यहाँ पर होती है। इसका मतलब कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट है जो पर्टिकुलर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है। जो स्टोइचियोमेट्री वो कंप्लीट नहीं है, हर बार अलग अलग आती है। इन द क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम Fe2+ आयंस आर मिसिंग। FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ जो होने चाहिए वो वहाँ से होते नहीं हैं, वो मिसिंग होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के वहाँ पर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। एंड इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+ आयंस, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर इन द क्रिस्टल ऑफ FeO के क्रिस्टल में Fe2+ आयन कैटायंस जो होते हैं मिसिंग होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो लॉस हो जाता है वो मेड अप
बाई द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+। Fe3+ के नंबरिंग के हिसाब से वो चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का टॉपिक था आज का, इतना टॉपिक था, ये सारे के सारा जितना भी डिफेक्ट इम्परफेक्शन सॉलिड में होता है ये पूरा आपका कवर हो चुका है एनसीईआरटी से। 80% आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुका है हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोग अपना न्यूमेरिकल लगाइए और इसके क्वेश्चंस कीजिए, वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।